हेलो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक स्पेस में बेसिस एंड एग्जाम्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिस एंड एग्जाम्स पढ़ने के लिए पहले कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। उन फंडामेंटल टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट्स को लेकर के जनरली बच्चों में ये कहीं ना कहीं डाउट होता है कि उनके दिमाग में ये कंसेप्ट होता है कि काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। दैट मीन्स वो ये सोचते हैं कि जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, उसी सेट को काउंटेबल सेट कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिन सेट्स के एलिमेंट्स को आप उंगलियों पे गिनते हैं वही काउंटेबल कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेट्स काउंटेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल सेट की परिभाषा इस तरीके से दी जाती है कि कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए which has one correspondence from the set of natural number। मतलब वो सारे के सारे फाइनाइट सेट तो काउंटेबल होंगे ही होंगे। इसके अलावा उन सेट्स को भी हम काउंटेबल कहते हैं जिसके सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वन करस्पॉन्डेंस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले रहे हैं हम कोई सेट ले रहे हैं S इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं डैश 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 लगा लेने से ये सेट फाइनाइट नहीं है। मतलब इसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित नहीं है, बल्कि इसके एलिमेंट्स की संख्या को हम गिन भी नहीं सकते हैं। तब भी ये सेट काउंटेबल सेट कहलाएगा। क्यों? अगर हम इस सेट S और सेट नेचुरल नंबर की बात करें तो सेट S के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर इसके बीच में हम एक करस्पॉन्डेंस F इज सच दैट S to N इस प्रकार से ले लें कि Fx इज इक्वल टू x/2, Fx इज इक्वल टू x/2, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे 2/2 दैट इज 1, मतलब 2 कहीं ना कहीं 1 पे करस्पॉन्ड करेगा। 4 रखेंगे तो 4/2 दैट इज 2 पे करस्पॉन्ड करेगा। 6 रखते ही 6/2 दैट इज 3 पे करस्पॉन्ड करेगा। 8 रखते ही 8/2 दैट इज 4, ये 4 पे करस्पॉन्ड करेगा एंड सो ऑन। अब अगर आप इस मैपिंग को देखें तो आप इसको बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि ये 1-1 और ऑन्टो मैपिंग है। चूंकि ये मैपिंग F सेट ऑफ S और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है 1-1 प्लस ऑन्टो। चूंकि ये मैपिंग F S से N के बीच में 1-to-1 मैपिंग या 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग शो कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सेट S काउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके मन में अब ये थॉट हो कि केवल वो सेट्स जिनको हम काउंट कर सकते थे वही काउंटेबल है, तो ऐसा कतई नहीं है। वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स को आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं उन सेट्स को तो हम काउंटेबल कहेंगे ही कहेंगे। साथ ही साथ वो सारे के सारे सेट जिनकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दैट इज 1-1 प्लस ऑन्टो करस्पॉन्डेंस पॉसिबल होती है, उनको भी हम काउंटेबल सेट्स की संज्ञा देते हैं। आपने शुरू से क्या क्या पढ़ा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा, सेट ऑफ होल नंबर पढ़ा, सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर पढ़ा, सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये चारों के चारों आपके काउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। काउंटेबल सेट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन करना बिल्कुल पॉसिबल है। वहीं सेट ऑफ इररेशनल और सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं
क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इसकी कोई भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब अगर हम कहीं N, W, Z और Q को फाइंड आउट करेंगे, तुरंत हम कह देंगे कि ये सेट्स काउंटेबल होते हैं, जबकि IR और कैपिटल R ये दोनों ही सेट्स हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। 5 दैट इज एम्प्टी सेट, उसको भी हम लोग काउंटेबल सेट्स की संज्ञा में रखते हैं। 5 का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दैट मीन्स हमको उसको काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सीधे सीधे कह देते हैं कि सेट ऑफ 5 और नेचुरल नंबर के बीच में एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम लोग 5 को भी काउंटेबल सेट्स की संज्ञा में रखते हैं। ये सारे के सारे सेट्स काउंटेबल होते हैं, जबकि ये दोनों सेट्स हमारा अनकाउंटेबल सेट कहलाता है। अगर हम किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट लेते हैं तो वो भी हमेशा काउंटेबल होता है। किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट लेते हैं तो वो भी हमेशा काउंटेबल होता है। किसी भी अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट लेते हैं तो वो भी अनकाउंटेबल होता है। जैसे कोई भी काउंटेबल सेट ले लीजिए, मान लीजिए हमने काउंटेबल सेट ले लिया Z का सबसेट है W का सबसेट है N, ये भी दोनों हमारे काउंटेबल होंगे। लेकिन वहीं अगर हम IR ले लें, दैट इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लें, और इसका सुपर सेट ले R, तो वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है, वहीं किसी भी अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर था काउंटेबल सेट्स का। एक्चुअली में इस सेट्स में हम लोग को कहीं ना कहीं एक शब्द काउंटेबल की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये सारे के सारे सेट्स काउंटेबल हैं और ये दोनों सेट्स अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल होता है, जबकि अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। दूसरी चीज, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। अगर हम काउंटेबल सेट्स की बात करें और उसका यूनियन ले लें, तो अब सोचने वाली बात है कि वो क्या होगा, वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। मान लीजिए आपके थर्ड ईयर में 4 बैच हैं। पहले बैच में 50 बच्चे हैं, दूसरे बैच में 40 बच्चे हैं, तीसरे बैच में 30 बच्चे हैं और चौथे बैच में 20 बच्चे हैं। पहले बैच में 50 काउंटेबल है, दूसरे बैच में 40 काउंटेबल है, तीसरे बैच में 30 काउंटेबल है और चौथे बैच में 20 वो भी काउंटेबल है। इन सब का यूनियन ले लीजिए, मतलब एक बड़ी सी क्लास आप फॉर्म करिए और उसमें सारे बच्चों को बैठा दीजिए, तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 50 + 40 + 30 + 20, दैट मीन्स 140 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? काउंटेबल कहलाएगा। मतलब अगर हम काउंटेबल सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो भी हमेशा काउंटेबल होता है। मान लीजिए कोई मैपिंग ले ली जाए, F इज सच दैट A to B। A और B क्या है हमको कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि A और B कैसे है। बस इतना पता है कि ये मैपिंग हमारी 1-1 है, F इज 1-1 मैपिंग। इस केस में कहते हैं हम अगर कि B काउंटेबल होगा तो A भी ऑटोमेटिक हमारा काउंटेबल सेट बन जाएगा। दैट मीन्स इफ वी डिफाइन अ मैपिंग F is such that A to B such that B is a countable set, then obviously A will be a countable set. F कोई मैपिंग है जो कैसी है? 1-1 है। इस केस में अगर B काउंटेबल होता है तो A भी हमारा काउंटेबल सेट बन जाता है। ये एक रिजल्ट है काउंटेबिलिटी का, जिसका यूज हम लोग अपने इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने अप्रोच कर रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा लोकल बेस और ग्लोबल बेस। एक्चुअली में होता क्या है, बच्चे लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि एक्चुअली दोनों कंसेप्ट कब यूज होगा, कब ओपन या ग्लोबल बेस ले रहा है, कब लोकल बेस ले रहा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है।
तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें। एक्चुअली में हमारे पास दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है लोकल बेस, जिसको नाम देते हैं नेबरहुड बेस का, और दूसरा टॉपिक है ग्लोबल बेस, जिसको नाम ग्लोबल बेस, जिसको कि और एक नाम दिया गया है ओपन बेस का। इसको हम लोग ओपन बेस के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ क्या, अब हमारे पास डिस्कशन में दो तरीके के बेस है। पहला है लोकल बेस, दूसरा है ग्लोबल बेस। अगर आप इसके शब्दों पे ध्यान दें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में दोनों का मतलब क्या क्या है। जैसा कि नाम है लोकल बेस, लोकल बेस आपके आसपास की लोकेलिटी का डिस्कशन है। वहीं दूसरा नाम है ग्लोबल बेस। ग्लोबल बेस मतलब हम पूरे ब्रह्मांड का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपके लिए पूरे ब्रह्मांड की तरह जो वर्क करता है वो कुछ और नहीं बल्कि आपका खुद का नॉन एम्प्टी सेट होता है या नॉन एम्प्टी मेट्रिक स्पेस होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या क्या वर्क करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे x, d हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक। दूसरा सेकेंड स्टेप पे तुरंत हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे कैपिटल X में। मान लेंगे स्मॉल x इज बिलोंग्स टू कैपिटल X, बी एनी फिक्स पॉइंट। इसको हम कोई एज अ फिक्स पॉइंट कंसीडर करेंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग ux को डिफाइन करेंगे। ux का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x। मतलब x को सेंटर मान करके जितने भी ओपन स्पेयर्स आप बना सकते हैं वो सारे के सारे ux में रखे जाएंगे। आपको पता है हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तो अगर हम x को सेंटर मान करके ढेर सारे ओपन स्पेयर्स बनाए तो आप देख सकते हैं कि ये x इन सारे ओपन स्पेयर्स में पाया जाएगा। और फाइनली हम ये कह सकेंगे कि ये सारे के सारे x के नेबरहुड की तरह वर्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ux का एक सब कलेक्शन लेंगे bx। bx इज नथिंग बट सब कलेक्शन ऑफ ux। मतलब ऐसे आप एग्जाम्पल से समझिए, ये x कोई और नहीं बल्कि आप है। आपके चारों तरफ मतलब आपके घर के चारों तरफ 15 घर बने हुए हैं। कल को आप मुसीबत में आए तो क्या 15 घर आपके लिए खड़े होंगे? बेशक नहीं। होगा क्या कि ये आप है, आपका घर है, आपके घर की तरफ जितने भी आपके नेबरहुड्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, आपने सबका कलेक्शन ले लिया। उसमें से उन पड़ोसियों को छांट लिया जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आते हैं। दैट मीन्स सब कलेक्शन ऑफ ux विच इज इक्वल टू bx। ux में से कुछ मेंबर्स को छांट लीजिए, उसको हम लोग बोलेंगे bx। अब आपको मैं एक फंडा दे रही हूं, ux bx ux bx bx ux। इसको याद करिए। सबसे पहले आप ux को डिफाइन करिएगा, फिर आप bx को डिफाइन करिएगा, फिर आप ux में एक मेंबर लीजिएगा सच दैट फॉर एवरी u बिलोंग्स टू ux एक मेंबर तब bx में मिलेगा। देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू bx सच एज bx वाला ux में कंटेन कर जाएगा। bx वाला मतलब b कंटेन कर जाएगा ux वाले में मतलब u में। चूंकि ये दोनों ही नेबरहुड है x के तो x हर हाल में इसमें पाया जाएगा। ये डेफिनेशन होती है लोकल बेस की या नेबरहुड बेस की। इस केस में हम लोग ux को बोलते हैं नेबरहुड बेस ऑफ x। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने मेट्रिक स्पेस लिया x, d। उसके बाद हम लोगों ने मेट्रिक स्पेस लिया x, d। उसके बाद हम लोगों ने
एक इसमें फिक्स पॉइंट मान लिया, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। एक्चुअली में एक फिक्स पॉइंट का कंसेप्ट ये होता है कि जिस पॉइंट का आपको लोकल बेस या नेबरहुड बेस चाहिए, हम उसको कंसिडर करते हैं। फिर हमने उस पॉइंट के जितने भी पॉसिबल नेबरहुड्स थे उन सबका कलेक्शन ले लिया, उसको कहते हैं यूएक्स। चूंकि इसमें नेबरहुड्स का कलेक्शन लिया जाता है इसलिए इसको नेबरहुड बेस कहते हैं, और ये पूरी घटनाक्रम किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द होती है, इसलिए इसको हम लोग लोकल बेस भी कहते हैं। फिर हमने यूएक्स में से कुछ एलिमेंट्स को छाटा और उसको बीएक्स में रखा, इसीलिए इसको सब कलेक्शन ऑफ यूएक्स का नाम दिया गया। फिर ये क्राइटेरिया आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने मेट्रिक स्पेस डिफाइन किया, एक पॉइंट डिफाइन किया, फिर आपने यूएक्स को डिफाइन किया। यूएक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड ऑफ एक्स। फिर उस यूएक्स का एक सब कलेक्शन डिफाइन किया, दैट इज बीएक्स। फिर आपने एक एलिमेंट यूएक्स में लिया, दैट इज यू। उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको बीएक्स में मिला, दैट इज बी। इस तरीके से कि बीएक्स वाला यूएक्स वाले में कंटेन कर गया। होता क्या है, ये जो क्राइटेरिया है ये मैं अपने हर एक थ्योरम में यूज करती हूँ। मुझे ये पर्सनली बहुत इजीएस्ट वे लगता है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का। सबसे पहले यूएक्स को डिफाइन करिए, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स। फिर बीएक्स को डिफाइन करिए, दैट इज सब कलेक्शन ऑफ यूएक्स। एक मेंबर यूएक्स में लीजिए, दैट इज यू। उसके करस्पॉन्डिंग एक मेंबर बीएक्स में मिलेगा, दैट इज बी, सच दैट बीएक्स वाला यूएक्स वाले में कंटेन कर जाएगा। और ये पूरा घटनाक्रम अगर प्रूफ हो जाता है तो इस केस में आप यूएक्स को नेबरहुड बेस ऑफ एक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने मेट्रिक स्पेस लिया, उसके बाद आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नेबरहुड का कलेक्शन यूएक्स डिफाइन किया, बीएक्स डिफाइन किया, फिर यूएक्स में एक एलिमेंट लिया, बीएक्स में एक एलिमेंट पाया गया, इस तरीके से कि बीएक्स वाला यूएक्स वाले में कंटेन कर गया। तो इस केस में आपने यूएक्स को क्या बोला, लोकल नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज नेबरहुड बेस ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अप्रोच कर रहे हैं ग्लोबल बेस पे। जैसा कि नाम है ग्लोबल बेस, मतलब ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे लगेगा। क्या क्या इसके क्राइटेरिया है देखते चलिए। सबसे पहले इसमें भी हम लोग एक मेट्रिक स्पेस डिफाइन करेंगे, एक्स कॉमा डी। चूंकि यहाँ नाम था नेबरहुड बेस तो आपने सारा काम नेबरहुड्स पे किया। यहाँ पे नाम है ओपन बेस तो सारा काम आप ओपन सेट्स पे करेंगे। ये स्टेप इसमें ड्रॉप हो जाएगा। दूसरे बार में हम लोग टी को डिफाइन करेंगे, डिफाइन टी। टी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन एक्स। कैपिटल एक्स में जितने ओपन सेट पाए जाएंगे अब सबको ले डालो, उन सबको उठा करके कहां रख दो, टी में। थर्ड स्टेप जरा नोटिस करते चलिएगा दोनों में भाई। थर्ड स्टेप में हम लोग डिफाइन करेंगे बी को। बी का मतलब सब कलेक्शन ऑफ टी, सब कलेक्शन ऑफ टी। जरा मैचिंग शुरू कर रहे हैं। एक्स कॉमा डी यहाँ पे भी लिया, एक्स कॉमा डी यहाँ पे भी लिया। यहाँ पे आपने एक पॉइंट डिफाइन किया था, वो स्टेप मैंने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं किया है। थर्ड स्टेप में हमने कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स लिया था, यहाँ पे हमने कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स लिया, दैट इज टी लिया। फिर यहाँ पे हमने यूएक्स का एक सब कलेक्शन लिया था बीएक्स, यहाँ पे हमने टी का एक सब कलेक्शन लिया है बी। फिर सब कुछ वही, यहाँ पे यूएक्स बीएक्स था, यहाँ पे हम लोग का होगा टी बी बी टी। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले हम लोगों ने टी को डिफाइन किया। टी का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स। फिर हमने बी को डिफाइन किया, बी का मतलब टी में से कुछ सब कलेक्शन हमने ले लिया, दैट इज बी। फिर हम एक एलिमेंट अब लेकर के चलेंगे टी में। फॉर एवरी, चूंकि ओपन सेट को जनरली हम लोग जी से डिफाइन करते हैं, जी। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टी, एक एलिमेंट अब कहां मिलेगा, बी में। देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू बी सच दैट बी वाला कहां कंटेन कर जाएगा, टी में।
सच दैट बीटा इज कंटेन्ड इन जी। सब कुछ वही है। यहाँ यू एक्स बी एक्स यू एक्स बी एक्स बी एक्स यू एक्स था, यू एक्स को डिफाइन किया, बी एक्स को डिफाइन किया, यू एक्स में एक एलिमेंट लिया, बी एक्स में एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया, इस तरीके से कि बी एक्स वाला यू एक्स पे कंटेन कर गया। यहाँ टी को डिफाइन किया, बी को डिफाइन किया, एक एलिमेंट टी में लिया, दूसरा एलिमेंट बी में मिला, इस तरीके से कि बी वाला टी में कंटेन कर गया। ठीक, सब कुछ वही है। यहाँ पे हमने बस एक पॉइंट डिफाइन किया था, यहाँ पॉइंट डिफाइन नहीं किया। यहाँ हमने सारे के सारे नेबरहुड की बात की, यहाँ पे हमने ओपन सेट्स की बात की। अंतर क्या हुआ वो देखिए। यहाँ आपको एक ब्लैंक दिख रहा होगा, इस ब्लैंक को अब हम भरेंगे। जो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स था, वहां पे हम स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी कर देंगे। ये अंतर हुआ। मतलब नेबरहुड बेस में पॉइंट पहले डिफाइन होता है, ग्लोबल बेस में पॉइंट सबसे आखिरी में डिफाइन होता है। नेबरहुड बेस में एक फिक्स पॉइंट लेते हैं एक्स में, पूरा घटनाक्रम उसी में होता है, जबकि ये पॉइंट लेते हैं जी में और सबसे अंत में लिया जाता है। बस यहां पे लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू बीटा इज कंटेन्ड इन जी। इस केस में हम कहते हैं टी को कहा जाता है ओपन बेस फॉर कैपिटल एक्स। ये बेसिक अंतर था। पहला, दोनों में ही आप मेट्रिक स्पेस डिफाइन करेंगे एक्स कॉमा डी। दूसरा, नेबरहुड बेस में पॉइंट पहले डिफाइन होगा, जबकि ग्लोबल बेस में पॉइंट अंत में डिफाइन होगा। तीसरा, ये कैपिटल एक्स का पॉइंट होगा, जबकि ये जी का पॉइंट होगा। चौथा, इसमें नेबरहुड का कलेक्शन लेंगे, जबकि इसमें ओपन सेट्स का कलेक्शन लेंगे। पांचवा, यू एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स, उसका सब कलेक्शन बी एक्स। बी एक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सब कलेक्शन ऑफ यू एक्स। एक एलिमेंट कहाँ लिए, यू एक्स में, एक एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, बी एक्स में। इस तरीके से कि बी एक्स वाला किसमें कंटेन कर जाएगा, यू एक्स में। यहां देखिए, यहां पे हमने टी लिया, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स। उस कलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक सब कलेक्शन मिला बी। फिर एक एलिमेंट लिया टी में, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया बी में, इस तरीके से कि बी वाला कहाँ कंटेन कर गया, टी में। यहाँ पे एलिमेंट जी का होगा, यहाँ पे एलिमेंट एक्स का होगा। यूएक्स को बोलेंगे नेबरहुड बेस ऑफ स्मॉल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स के चारों तरफ कहानी घूमेगी और ये स्मॉल एक्स का नेबरहुड बेस कहलाएगा, जबकि ये ओपन बेस कहलाएगा कैपिटल एक्स का। पूरी कहानी स्पेस मतलब ग्लोबल मतलब ब्रह्मांड, दैट इज स्पेस एक्स के करस्पॉन्डिंग घूमेगी। ये सबसे माइन्यूट डिफरेंस और मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पूरी स्टोरी रोटेट कर रही है, जबकि यहाँ पे पूरे ग्लोबली पूरे सेट के करस्पॉन्डिंग स्टोरी हमारी रिमूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे नेबरहुड बेस ऑफ स्मॉल एक्स, इसको बोलेंगे ओपन बेस फॉर कैपिटल एक्स। अब देखिए, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस। अब मैं इरेज कर रही हूं। देखिए, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, मान लेते हैं एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, तो एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तब कहेंगे, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तब कहेंगे जब इसके हर एक पॉइंट पर, एट ऑल पॉइंट्स, जब इसके हर एक पॉइंट पर कम से कम एक, एट लीस्ट वन काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करे। मतलब एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस था, उसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तब कहेंगे जब उसके हर एक पॉइंट पे
दैट मीन्स किसी एक आर्बिटेरी पॉइंट पे कम से कम एक काउंटेबल लोकल बेस जरूर एग्जिस्ट करे। वहीं दूसरी तरफ हम सेकेंड काउंटेबल स्पेस की बात करें तो सेकेंड काउंटेबल स्पेस की बात करें तो मान ले रहे हैं x, d हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, तो इसको हम लोग सेकेंड काउंटेबल स्पेस तब कहेंगे जब इसके हर एक पॉइंट पे एट लीस्ट वन काउंटेबल ग्लोबल बेस एग्जिस्ट करे। देखिए x, d मैट्रिक स्पेस था, x, d मैट्रिक स्पेस था, इसके भी हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, इसके भी हर एक पॉइंट पे होना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट वन काउंटेबल लोकल बेस और यहाँ पे एटलीस्ट वन काउंटेबल ग्लोबल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस केस में इसको फर्स्ट काउंटेबल कहेंगे और इसको सेकंड काउंटेबल कहेंगे। अब नेक्स्ट आगे के हम लोग लेक्चर्स में फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल का एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज 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 मेरे यूट्यूब चैनल प्रणय ट्यूटोरियल में इनबॉक्स में मैसेज करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।